नमस्कार, जय श्री राम से स्वागत, बहुत अभिनंदन। श्रृंखला चल रही है सितंबर मास की कि हर एक राशि के लिए कैसा रहने वाला है सितंबर मास। तो इसी श्रृंखला में आज बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के लिए। और जैसे कि पहले भी आप सभी जानते हैं कि जो भी आपकी राशि है, जन्म राशि, उसके आधार पर आपको इस फलादेश को देखना है। चंद्रमा की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या हम रोज़ाना का यानी कि जो दैनिक यदि हमें फलादेश देखना है, या मंथली प्रेडिक्शंस हमें देखनी है, वार्षिक देखना है, या किसी भी तरह का अगर हमें फलादेश देखना है, तो चंद्रमा की जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ज़्यादा है। लेकिन 2.25 दिनों में ही गोचर कर जाते हैं, तो डेली बेसिस पर उसका हम प्रेडिक्शन ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मंथली बेसिस अगर हमें प्रेडिक्शन करना है तो उसके लिए एक एक दिन को चुनना ज़रूर होगा, क्योंकि 2.25 दिनों में चंद्रमा जो है वो गोचर कर जाएगा। तो खैर, चंद्रमा को इंक्लूड ना करते हुए बाकी और सभी ग्रहों की जो पोजीशन होती है, कम से कम 20 दिनों से लेकर 1 महीना तक कुछ ग्रह हैं जो गोचर करते हैं। कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो 1.25 साल, कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जो 2.5 साल एक ही राशि में रहते हैं। इस हिसाब से प्रेडिक्शन ये किया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे आज मिथुन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा सितंबर मास। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मिथुन राशि पर चल रही है ढैया, यानी कि शनि की 2.5 साल की दृष्टि, जिससे वो किसी भी तरह के मानसिक परेशानियों से भी गुजर सकते हैं। इसके अलावा कैसा रहेगा सितंबर मास, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले लग्न और लग्नेश की बात करें तो जाकर बैठे हैं चौथे भाव में। चौथा भाव जो कि है प्रॉपर्टी का, व्हीकल्स का, सुख का, माता का। किसी भी अच्छे भाव में बैठना लग्नेश का अपने आप में ही स्थितियों को मजबूत बना देने में सक्षम होता है। और यहाँ पर अगर हम युति की बात करें तो वो है शुक्र की युति में, जो कि लक्ष्मी नारायण योग यहाँ पर बनाकर बुध बैठे हुए हैं लग्नेश होकर। लग्नेश होने के साथ साथ चतुर्थेश भी हैं, यानी कि सुखेश, सुख देने वाला जो भाव है वो खुद अपने ही घर में है और एक बहुत बेहतर स्थिति में। तो ये तो वैसे ही महीना आपके लिए बहुत अच्छा हो गया जब तक बुध यहाँ से राशि परिवर्तन नहीं कर लेते। देखा जाए तो लक्ष्मी नारायण योग धन की स्थिति को बहुत अच्छा बनाने वाले हैं। शुक्र जो हैं और चंद्रमा जो हैं यहाँ पर कारक माने जाते हैं, या दिग्बली कहा जाए तो ये माने जाते हैं, जो कि प्रॉपर्टी को देने का एक बहुत अद्भुत संयोग होता है। इस समय में यदि आप चाहते हैं कि कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया जाए, व्हीकल्स लिए जाएं, या किसी भी प्रकार की नई इन्वेस्टमेंट्स को किया जाए, तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही होगा। किसी भी बहुत ज़्यादा डीप प्लानिंग के बिना भी अगर आप चाहेंगे तो इस प्रॉपर्टी में किसी भी तरह से इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात एक और आपको मैं बता दूं, मंगल और सूर्य की जो युति और जो प्लेसमेंट है इस समय में, जो कि केवल 5 सितंबर तक ही मंगल रहेंगे तीसरे भाव में। मंगल और सूर्य या कोई भी पाप ग्रह या क्रूर ग्रह यदि आपके तीसरे भाव में हो तो पराक्रम को बढ़ा देते हैं, यानी कि भाग दौड़ मेहनत खूब कराएंगे, और आपका खुद का मन भी होगा कि हमें बहुत मेहनत करनी चाहिए, खूब भाग दौड़ करनी चाहिए, जिसका रिजल्ट आपके फेवर में भी होगा। अगर यहाँ से इसको मैं रिलेट करूँ प्रॉपर्टी से, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, या किसी भी और तरह की प्लानिंग से रिलेटेड, तो ये बहुत बेहतर समय है। वो ऐसे लोग जो कुछ समय से प्लान करते आ रहे हैं या चाह रहे हैं कि कुछ नया होना चाहिए, बहुत बेहतर समय है, क्योंकि कुछ समय में मंगल भी परिवर्तन कर कर पहुँच जाएंगे 5 सितंबर को चौथे हाउस में, यानी कि जो भी आपकी कुंडली का जो 4th हाउस है, जो हाँ हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और मंगल भी कारक हैं भूमि के। ये भी एक ऐसा सहयोग बनाने में सक्षम है कि जो आप ना चाहते हुए भी शायद एक अच्छी इन्वेस्टमेंट आप कर लें। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगे कि शायद इतना अरेंजमेंट हमारे पास नहीं है अभी कि हम नई इन्वेस्टमेंट को कर पाएँ, लेकिन ये जो प्लैनेट्स हैं कहीं ना कहीं आपको मन में भाव ज़रूर उत्पन्न करेंगे कि आप नई प्लानिंग्स के बारे में सोचें ज़रूर। अगर शुक्र राशि परिवर्तन एक दिन बाद करते तो 100% चांसेस थे कि आप लोग, बहुत से लोग जो सक्षम हैं, नई इन्वेस्टमेंट ज़रूर करते। थोड़ा सा ये जो 1% ये जो योग कम रह जाएगा, वो किस वजह से, क्योंकि जिस समय में मंगल राशि परिवर्तन करेंगे उसी दिन शुक्र भी राशि परिवर्तन कर लेंगे। यदि मंगल, बुध और शुक्र तीनों ही एक साथ, चाहे एक दिन के लिए भी साथ में रहते, बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि आप नई इन्वेस्टमेंट्स ज़रूर करते। लेकिन शुक्र जब राशि परिवर्तन कर लेंगे, जो कि उसी दिन जिस दिन सूर्य परिवर्तन कर रहे हैं 5 सितंबर को, उसी दिन शुक्र भी स्वग्रही होकर पंचम भाव में आ जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं वैसे अच्छा योग ही है। लॉटरी इत्यादि की अगर मैं बात करूं
अचानक से धन प्राप्ति की बात करूं तो यहाँ पर ऐसे योग भी बनेंगे। शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय भी ठीक होगा, क्योंकि बुध और शुक्र दोनों ही अच्छे प्लेसमेंट में हैं। सबसे और ख़ास बात क्या होगी, नौकरी और बिजनेस वाले लोगों को थोड़ा सा ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा। यहाँ पर 14 सितंबर को गुरु हो जाएंगे मकर राशि में, जो गोचर करके मकर राशि में पहुँचेंगे वो हो जाएंगे नीच राशि के, और कहीं ना कहीं बिजनेस और नौकरी में जो लोग हैं उनको प्रभावित थोड़ा ज़रूर करेंगे, क्योंकि इन दोनों के ही जो स्वामी गुरुदेव बृहस्पति बनकर फिलहाल तो वो उनको सपोर्ट दे रहे हैं, जो कि 14 सितंबर तक बिल्कुल ठीक है। लक का सपोर्ट आपको, भाग्य का सपोर्ट बिल्कुल मिलेगा। लेकिन 14 सितंबर को जब गुरुदेव नीच राशि में हो जाएंगे, वो भी अष्टम भाव में, नीचत्व उनका भंग होगा, नीच भंग ज़रूर होगा, लेकिन प्रभाव ज़रूर देखने को मिल सकता है। बिजनेस में हो सकता है कि कुछ इन्वेस्टमेंट्स आपकी की हुई हों, इतनी फ्रूटफुल ना हो पाएँ, जिस तरह की प्लानिंग्स आपकी हैं वो उतनी तरह से ना चल पाए जैसा आप चाह रहे हैं। नौकरी में यदि जो लोग हैं, हो सकता है कि आपके अगेंस्ट कुछ कॉन्स्पिरेसीज हो जाएं, या जो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी, जितनी मेहनत आपने की हुई है उतनी ना मिलकर थोड़ी कम मिले। यदि प्रमोशन ड्यू है आपका इसी दौरान में अगर होना है तो शायद वो थोड़ा टाइम के लिए टल जाए। तो कहने का मतलब ये होगा कि भाग्य का सपोर्ट थोड़ा सा इन दिनों में कम मिल सकता है, 14 सितंबर से लेकर अगले कुछ दिनों तक, जब तक गुरुदेव बृहस्पति नीच राशि में रहेंगे। अगली एक और बात हम देख लेंगे यहाँ पर कि इन दिनों में अगर आपको धार्मिक यात्राएं करने का मौका मिले, जो कि मिल सकता है, और धर्म में रुचि भी आपकी बढ़ सकती है, उन यात्राओं को कोशिश कीजिएगा कि कर सकें, या कोई भी धार्मिक कार्यों में सम्मिलित, पूजा पाठ में सम्मिलित ज़रूर हो सके। ये भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करने वाला ही होगा, चाहे हम भाग्य की बात करें, या ऐसे बहुत से लोग भी होंगे मिथुन राशि के जिनको गूढ़ ज्ञान, यानी कि जो ऑकल्ट साइंसेज होती हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी की अगर हम बात कर लें, वास्तु की बात कर लें, न्यूमरोलॉजी वगैरह, ये जो इस तरह की जो साइंसेज हैं, इनमें बहुत रुचि बढ़ सकती है। और जिनको रुचि है वो इस दिनों में, इन दिनों में बहुत सा ज्ञान भी अर्जित करने की कोशिश करेंगे, और करेंगे तो प्राप्त भी होगा। अष्टम भाव अगर सकारात्मक रूप लिए हुए हो तो बहुत सारी चीज़ों को पॉजिटिव कर देता है, और यहाँ पर शनिदेव क्योंकि अपने ही घर में बैठे हुए हैं, तो बहुत इस तरह की चीज़ों को प्राप्त करने में जब तक अगर लग जाए तो बहुत तरह से उनको ज्ञान बढ़ाएंगे। ध्यान रखने वाली बात ये ज़रूर होगी कि कभी भी आपको किसी तरह के डर भय का अनुभव भी हो सकता है, लेकिन उससे घबराने वाली बात नहीं होगी। शनिदेव के साथ साथ हनुमान जी की उपासना करना भी अपने आप में एक बहुत अच्छा उपाय होगा। सबसे जो खास बात है अब, जो थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि शनिदेव की ढैया तो चल ही रही है, सबसे और इम्पॉर्टेंट बात है राहु जाकर बैठे हैं आपके द्वादश भाव में। द्वादश भाव बहुत तरह की चीज़ों को दर्शाता है। यहाँ पर विदेश भाव तो है ही, लेकिन अस्पताल, कोर्ट कचहरी, खर्चे, ये सब चीज़ें भी द्वादश भाव से ही देखी जाएंगी। अब केतु का छठे भाव में बैठना बहुत ज़्यादा हानिकारक तो नहीं है, लेकिन राहु का द्वादश भाव में बैठना उनके लिए अच्छा है जो विदेश जाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हमारा वीज़ा लग जाए और उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, बहुत तरह के पेपर्स अपने सबमिट किए हुए हैं, उनके लिए ये गोचर अच्छा साबित हो सकता है। लेकिन अगर ऐसी कोई इच्छा आपकी नहीं है, कोई प्लानिंग ऐसी नहीं है, तो किसी भी तरह के कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ सकते हैं। लड़ाई झगड़ों से, वाद विवाद से आपको दूर रहना है, जिससे कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह की सिचुएशन आपके सामने ना आ जाए। खर्चा इन चीज़ों पर ज़्यादा हो सकता है, कोर्ट कचहरी, अस्पताल, मेडिसिन, दवाइयाँ इत्यादि, जो कि ना चाहते हुए भी आपको इन चीज़ों पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाए, खर्चा करना पड़ जाए, तो इन चीज़ों से बचने की कोशिश करनी है। यही एक मेन चीज़ है जिसके लिए हमें अलर्ट रहना है। शनिदेव की ढैया के साथ साथ राहु का द्वादश में बैठना, ये अपने आप में इन्हीं चीज़ों को दर्शाने वाला है। ऐसे लोग जो भारतीय होकर, या अपने जो भी उनका जो बर्थ प्लेस है, जो भी उनकी जन्मभूमि है, वहाँ से किसी दूसरे देश में जाकर रहते हैं, विदेशों में जो लोग बसे हुए हैं, उनको भी खास तौर से ध्यान रखना होगा। राहु द्वादश भाव में यदि भेज सकते हैं तो वहाँ रहने वाले लोगों को थोड़ी सी परेशानी भी वो दे सकते हैं। तो जब तक राहु का गोचर यहाँ रहेगा, जो कि थोड़े से लंबे समय तक है, इन चीज़ों का ध्यान थोड़ा सा हमें ज़रूर रखना होगा। तो ये था गोचर सितंबर मास का मिथुन राशि के लिए, और क्या सावधानियां रखनी चाहिए, या क्या कुछ अच्छी चीज़ें आपके साथ इस महीने में हो सकती हैं, बशर्ते कि शनि की जो ढैया है वो ज़्यादा मानसिक परेशानियां ना दें। शनि की ढैया हो या साढ़े साथी हो, इस चीज़ों से बचने के लिए जो भाग्य में लिखा है वो होगा ज़रूर, लेकिन बहुत तरह के कष्टों को हम थोड़ा सा कम ज़रूर कर सकते हैं यदि हम किसी तरह के उपायों को कर लें।
इस सिचुएशन में, यानी कि जो ढैया या साढ़े साथी है, क्या उपाय करने चाहिए शनिदेव के, किस तरह की आराधना उनकी करनी चाहिए, इस बारे में ज़रूर बहुत जल्दी ही आपको वीडियो मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा चैनल को, और अगले वीडियोज़ में ज़रूर बात करेंगे आगे राशियों के लिए। आज के लिए आगे दीजिए, नमस्कार।